तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट से आप सभी लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए कि क्या शालिनी जी, विवेक कुमार यादव जी, नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग। वही देखो, सभी लोग फटाफट से जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सेशन को, जल्दी से, टाइम हो, दैट्स गुड। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। एब्सोल्युटली गुड सीमा जी, वेरी गुड इवनिंग नीरज, वेरी गुड इवनिंग रुद्रा, रवि कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को, भाई जितने भी लोग जुड़े हैं, नमस्कार नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न से जो है मैं शुरुआत करना चाहूंगा, और वो प्रश्न मेरा ये है दोस्तों कि आपके अनुसार ये यूनियन जो है, यूनियन शब्द जो है, ठीक है, यूनियन शब्द जो है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य होता है, ठीक है ना, और ये शब्द कहां पर दिया हुआ है? तो आप मुझे ये चीज बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके अनुसार यूनियन का क्या अर्थ होगा, और ये हमारे संविधान में कहां दिया हुआ है, संविधान में कहां दिया हुआ है कि नहीं? ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इस यूनियन में क्या क्या शामिल है, यूनियन में क्या क्या शामिल है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो गाइस, कहीं ना कहीं हमारे संविधान को जब हम ध्यान से देखते हैं, वेरी गुड इवनिंग विकास एंड प्रभा, वेरी गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। हमारे संविधान को दोस्तों जब हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो एक ओवरव्यू जब हम करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे संविधान के भाग 1 में, किसमें? भाग 1 में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है दोस्तों, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि संघ व इसके राज्य क्षेत्र, ठीक है ना, संघ व इसके राज्य क्षेत्र। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये संघ है क्या चीज? क्या इस संघ शब्द के अलावा भी कोई और शब्द यूज किया जा सकता था क्या? और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो दोस्तों, ये सब चीजें जानने से पहले आप सभी लोगों को मैं संविधान का एक आर्टिकल वाइज ओवरऑल समरी में देना चाहूंगा, जहां तक आपको पार्ट बाय पार्ट थोड़ा सा याद करना है। अक्सर बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हम आर्टिकल्स याद नहीं कर पाते, हम आर्टिकल्स भूल जाते हैं, कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है ये हमें याद नहीं रहता। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप सभी को आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं है। आप सब जो है ये पार्ट वाइज याद करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सारे के सारे आर्टिकल्स जरूरी हो ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई कोई पार्ट्स ऐसे हैं जिन पार्ट्स में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं किसी विशेष मुद्दे से संबंधित, ठीक है। जैसे कि भाग 1 या पार्ट 1 में अगर देखें दोस्तों, तो पार्ट 1 में हमारे पास आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक दिया गया है कि नहीं? दिया है ना भाई? यस और नो? यस, दिया हुआ है। पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक दिया हुआ है, 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा। पार्ट 3 अगर देखेंगे तो दोस्तों, पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के और आर्टिकल नंबर 35 तक दिया हुआ है। क्या है इसमें? फंडामेंटल राइट्स है, इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, इसमें सिटीजनशिप है, ठीक है ना। और उसके बाद पार्ट 4 में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है?
पार्ट 4 दोस्तों आर्टिकल 36 से लेकर के और आर्टिकल नंबर 51 तक है, उसमें डीपीएसपी दिया हुआ है। पार्ट 4 ए जो है, 4 ए, इसमें 51 ए शामिल है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। फिलहाल हम लोग यहां तक एक बार अगर जान लेंगे, यहां तक हमने जान लिया, आगे की चीजें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सॉरी गाइस। तो सवाल हमारे मन में ये रहता है कि सर समूह जो है वो संघ से अलग होता है क्या? ये शालिनी जी का सवाल है। तो बिल्कुल संघ और समूह जो है वो अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवरऑल पहला भाग जो है हमारे संविधान का पहला भाग जो होता है, भाग 1 जो होता है, देखो भाई, किसी भी घर अगर आप जाते हैं, किसी के भी घर जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप यही तो देखेंगे कि वो घर कहाँ है, क्या लोकेशन है, किसके किसके इलाके में पड़ता है, कितने दूर तक उसकी दीवारें हैं, मतलब पूरा का पूरा उसका डायमेंशन देखेंगे आप। घर के अंदर कितने कमरे हैं, घर में छत है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखोगे सबसे पहले। जैसे किसी घर का या किसी एरिया का सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो आप, उसके बाद ये डिसाइड करते हो कि इस घर में कौन रहता होगा। उसी प्रकार जब आप देश की बात करते हो तो पहले ये तो बता दो कि देश आपका कहां से कहां तक है, देश आपका कहां से कहां तक है, देश में कैसे कैसे कमरों का डिवीजन किया गया है, किस प्रकार के रूम्स बनाए गए हैं, यानी किस प्रकार के यूनिट या इकाइयों का निर्माण किया गया है। यही सब तो बताओगे ना पहले, हाँ कि ना? जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है मेरी बातों का क्या मतलब है यहां पर? उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि इन अलग अलग हिस्सों में या इस पूरे देश के बाउंड्री के भीतर या बाउंड्री के बाहर जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहा जाए, उनके साथ कैसे कैसे अधिकार शेयर किए जाएं, उनको किस प्रकार की पोजीशन, पावर, अथॉरिटी दिया जाए, है कि नहीं? है ना? तो बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है, रट्टेबाजी की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। जब आप एक बार बात कर लेते हैं कि इस घर का दायरा कितना है, इस घर में कितने कमरे हैं, दायरा क्या है, प्लस दूसरी चीज इस घर में कौन लोग रहते हैं, कौन कौन लोग इस घर के हैं, कौन कौन लोग घर के बाहर के हैं, ये दूसरी चीज आप जान गए। तीसरी चीज आप जानेंगे, क्या जानेंगे? तीसरी चीज कि घर के अंदर जो रहते हैं, इस घर में लोगों के साथ कैसा सुलूक होता है, कैसा व्यवहार होता है, इस घर के लोगों को कितनी अथॉरिटी, कितनी पावर, कितनी समानता, क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कुछ अधिकार जो घर के सभी लोगों के लिए हैं, जो घर में बाहर से आके रुके हुए हैं या घर में रह रहे हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ परिवार के लोगों के लिए हैं। जैसे कि आप अगर कहीं पर किसी के घर में रुके हुए हैं तो कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि वॉशरूम जाना हुआ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन किचन में जाना हुआ आप यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे मौलिक अधिकार भी हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होंगे जो देशी विदेशी सभी के लिए होंगे, कुछ अधिकार होंगे जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए होंगे। तो लॉजिकल सीक्वेंस हमारा यही कहता है कि पहले देश का इलाका कितना है, कैसा है, क्या है, फिर उस देश के निवासी कौन है, क्या कहे जाते हैं, नागरिक हैं कि गैर नागरिक हैं, फिर नागरिकों की जिंदगी की क्वालिटी कैसी है, क्या अधिकार मिले हैं, कौन से गारंटी है ना, फंडामेंटल राइट्स। फिर पार्ट 4 कहता है कि ये जो अधिकार मिले हुए हैं, फिर उसके अलावा और इसके घर में क्या क्या होने वाला है। जैसे आप सुनते होंगे ना कि बहुत जल्द हमारे घर में बहुत जल्द एक गाड़ी आने वाली है, या घर के मालिक सोच रहे हैं कि जैसे जैसे परिवार बड़ा हो रहा है तो 4 कमरे नए बनवा दें। वो 4 कमरे शुरुआत में भी तो बनवा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि उस वक्त सही समय नहीं था, उस वक्त सही तरीके से कंडीशन नहीं थी। तो ये जो है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल लॉजिकली समझ सकते हैं, बिना किसी रट्टेबाजी के, बिना किसी, है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट के।
कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं? जल्दी से हाँ ना में बता दीजिएगा। जिसको समझ में नहीं आई है तो वो देखो जाहिर सी बात है, फिर वो है ना वही रट्टेबाजी में ही विश्वास करता होगा फिर, है ना। वी कैन नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और भाग 1 आर्टिकल 1 की बात करते हैं। भाग 1 में 4 आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। ठीक है ना। एक क्या कहता है? एक बताता है हमारे देश का नाम। क्या बताता है? हमारे देश का नाम बताता है। कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज भारत shall be a union of states, a union of states। दोस्तों संविधान सभा के भीतर ना, संविधान सभा के भीतर जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी बैठक जो है, बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा चली उस पर कि भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाए या फिर फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाए। क्योंकि आपने ये चीज तो जरूर देखा होगा, हमने पढ़ा भी था सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में कि देखो फेडरल कॉन्सेप्ट तो हमने यूएसए से लिया। अब फेडरल पॉलिटी का क्या मतलब होता है? फेडरल पॉलिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट हो और दूसरी जहां पर स्टेट्स की या रीजनल गवर्नमेंट हो, रीजनल गवर्नमेंट हो, है कि नहीं? उसी को तो फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं या फेडरल पॉलिटी कहते हैं, जहां पर केंद्रीय सत्ता और राज्य सत्ता ये दो अलग अलग बॉडीज होती हैं। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? लेकिन भारत में तो अजब कंडीशन है यार, भारत में गजबी कंडीशन है। भारत में राज्य भी है और फिर भी कह रहा है कि भारत विल बी, राइट, भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। वेरी गुड इवनिंग मुकेश जी। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है, अंजलि वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैंने जानबूझ करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों भारत की जो स्थापना है, तो भारत की जो स्थापना है या भारत का जो गठन है, ये राज्यों के, है ना, ये राज्यों के किसी भी आपसी समझौते का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं ना, इसलिए नहीं कि मैं धीरे धीरे बोलता ही हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसका आंसर नहीं कर पाते। मैंने देखा है ना, लाखों लाखों व्यूज लाने वाले जो यूट्यूब के फैकल्टीज हैं, इस छोटी सी चीज को वो बेचारे नहीं कैच कर पाते। छोटी सी चीज कि भारत का गठन राज्यों के किसी भी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? किसी भी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसलिए जो है यहां पर राज्यों का यूनियन कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, परिसंघ नहीं कहा गया, फेडरेशन नहीं कहा गया। ठीक है ना। और तो और एक चीज और देखिएगा आप, यहां पर जो राज्यों का अस्तित्व है, जो राज्य का अस्तित्व है दोस्तों, ये बड़ा ही टेम्पररी किस्म का है। कैसा है? बहुत ही टेम्पररी किस्म का है। ठीक है ना, टेम्पररी किस्म का है। यानी कि एक लाइन में अगर कहा जाए तो इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of states, shall be the union of states. However, unlike the United States of America, the states in India are not the original constituents, but only the administrative rearrangements. क्या मेरी बात समझ में आई? कि भारत राज्यों का संघ होगा और
संघ कहलाने के पीछे या यूनियन कहलाने के पीछे कारण क्या है कि भारत की स्थापना राज्यों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं थी, और इतना ही नहीं, अमेरिका से अलग जाकर के भारत का जो संघीय ढांचा है, यहां पर राज्य कोई वास्तविक निर्माता नहीं है संघ के, बल्कि राज्य तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, एक राजनीतिक अरेंजमेंट है। ऐसा समझिएगा कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ईंट जोड़ करके एक दीवार बनाई जाए, तो हमें लगता है कि ये होता है अमेरिका का फेडरेशन, अमेरिकन स्टाइल ऑफ फेडरेशन। ईंट जोड़ करके दीवार बनाई जाए, हर एक ईंट अपने अलग अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है बाकी के ईंटों से, तब जाकर के ये बनी है दीवार। पर भारत का कैसा रहा है? आप लोगों ने वो फॉल्स वाली ईंटें वाली दीवार देखी होगी ना, जहां पर दीवार तो बहुत सिंगल रहती है बॉस, बस उसके ऊपर ईंटों का डिजाइन बना दिया जाता है ना, ईंटों का डिजाइन बना दिया जाता है कि नहीं? देखा है क्या ऐसा? इस तरीके का देखा है आपने, जहां पर ईंटों का डिजाइन बना दिया जाता है। तो भारतीय संघ ऐसा वाला है कि प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो दिस इज वन सिंगल यूनियन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, कल्चर के पर्पज से, सोशल एडजस्टमेंट के पर्पज से, अलग अलग वजहों से, ताकि प्रशासन में सुविधा बनी रहे, प्रशासन मुश्किल ना हो जाए, इसलिए राज्यों का एक ढांचा तैयार कर दिया गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का जो यूनियन होता है, द इंडियन यूनियन इज राइट, दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। मतलब भारतीय संघ क्या है? अविनाशी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको पता है कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया होता तो तमिलनाडु अलग हो जाता, या बिहार अलग देश बन जाता, या जो है असम अलग देश नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय संघ जो है जिस संविधान से चलता है, उस संविधान के अनुसार भारतीय संघ जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। वो क्या है? अविभाज्य है, अभिन्न है। दैट मीन्स अगर उसको तोड़ करके कोई राज्य निकल कर आता है और ये कहता है कि हम अलग देश हैं, दुनिया में कोई उसे मान्यता नहीं देगा, क्योंकि उसका ये कदम गैर संवैधानिक कदम माना जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी। अगर सपोज, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे आपके घर में आपके परिवार के मुखिया दादाजी हैं, पर आप अकेले तुरंत खान बन रहे हैं और जाकर के गांव में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि अब से मैं अपने परिवार का मुखिया हूं। कोई मानेगा ही नहीं, सबको पता है कि कौन मुखिया है, ठीक है ना। और जब तक वो नहीं बोलेंगे कि ये आदमी हमारे घर का मालिक है, तब तक तुम्हें कोई मालिक ही नहीं मानेगा। तो दैट मीन्स वेरी सिंपल that India is an indestructible union of the destructible states। यानी भारत जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, राइट, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई? हाँ कि ना? जल्दी बता दो। अगर ये बात सबको क्लियर हो गई है दोस्तों, तो इतना समझ जाइए कि जब भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो इसका मतलब भारत में नए राज्य भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर भारत में जो पुराने राज्य हैं उनका पुनर्गठन हो सकता है कि नहीं? है ना, हो सकता है ना भाई पुनर्गठन। या तो बिल्कुल नया का नया राज्य शामिल हो जाए, या तो फिर जो पहले से एग्जिस्टिंग वाले राज्य हैं उनका पुनर्गठन हो जाए। बात सिंपल सी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ का भैया है ना, एमपी पहले तो है, मध्य प्रदेश जो है पहले वो अलग राज्य हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। अब जो है आपका उसमें से छत्तीसगढ़ निकल के आ गया, अलग राज्य बन गया वो। तो रीअरेंजमेंट हो गया ना भाई, रीअरेंजमेंट हो गया।
ऑलराइट। या जैसे पहले आप देखिए तो पौंडीचेरी भारत का हिस्सा नहीं था, पूर्व आपके गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, राइट, आपका दादर नगर हवेली भारत का हिस्सा नहीं था। जो भारत का हिस्सा नहीं था, जो भारत का हिस्सा नहीं था, उसे भी भारत का हिस्सा बनाने का अधिकार किसका है दोस्तों? तो उसे भारत का हिस्सा बनाने का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ कि ना? भारत का हिस्सा बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो सिक्किम को भारत में शामिल करेगा कौन? संसद शामिल करेगी। गोवा को भारत में शामिल करेगा कौन? संसद शामिल करेगी। पौंडीचेरी को, दादर नगर हवेली को, दमन दीव को, इन सभी इलाकों को भारत में कौन शामिल करेगा? तो संसद शामिल करेगी। ऑलराइट, ठीक है ना? लेकिन दोस्तों एक बात और भी याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 2 जो है, आर्टिकल नंबर 2 जो है ये, हाँ जी नीरज जी, ये सब भारत में नहीं थे पहले भाई, ये सब भारत में नहीं थे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? पहले गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली ये सब पुर्तगाल के अंडर में थे। पौंडीचेरी, माहे, यानाम, कराईकल, चंद्रनगर ये सब जो है वो आपके फ्रेंच कॉलोनीज थी या फ्रांसीसियों के अंडर में थे। इसके अलावा जो है दोस्तों आप ध्यान रखिएगा तो सिक्किम जो है वो एक स्वतंत्र देसी राज्य या देसी रियासत हुआ करता था। तो ऐसे ही अलग अलग इलाके जो है ये अपने अपने अस्तित्व में रहा करते थे। तो आर्टिकल 2 जो है ये कहता है कि भारत के संघ में नए राज्यों को स्वीकार करने की जो शक्ति है या नए राज्य को स्थापित करने की जो शक्ति है वो सब भारत में ही, भारत की संसद में ही होगी। ठीक है ना? राज्य तो सर भारत में ही होते हैं, बाकी सब अपने आप में देश ही हैं। बिल्कुल आप प्रभा जी, एक तरीके से देखा जाए तो आप ठीक ही कह रही हैं, क्योंकि अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के अपने अपने नागरिकता होती है। सभी राज्यों की अपनी अपनी जो है वो ड्राइविंग के नियम होते हैं। सभी राज्यों के अपने अपने खुद के कोर्ट्स होते हैं, खुद के कानून होते हैं। ठीक है ना? सभी राज्यों के अपने अपने जो है रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है ना? इंटर स्टेट यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है वो आने जाने के लिए हो सकता है कि व्यापार पर, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह पर कोई फीस देना पड़े, है कि नहीं? भारत में ये सब नौटंकी नहीं चलती है। इसका मतलब कि भाई भारत जो है ये अमेरिका की तुलना में थोड़ा सा कम फेडरल है, थोड़ा कम फेडरल है। पर ब्रिटेन में तो राज्य होते ही नहीं है। ब्रिटेन में तो सबका सब पूरा एक देश है। भारत उनसे तो थोड़ा ज्यादा फेडरल है। देखो अल्टीमेटली आप कभी भी कंफ्यूज होगे ना, कहीं पर भी फंसोगे, वही रास्ता अपनाना जो रास्ता संविधान निर्माताओं ने अपनाया है। यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन के फीचर्स के बीच में बैलेंस बनाता हुआ वो हमारा संविधान है। ये छुपी हुई है ना बात है जो संविधान पढ़ने से हमें पता चलती है। गॉट इट? अनुच्छेद 3 कहता है कि देखो भारत के संघ में जो राज्य मौजूद हैं, उन राज्यों को पुनर्गठन करना हो, नाम परिवर्तन करना हो, एरिया परिवर्तन करना हो, 2 राज्यों को मिलाकर एक बनाना हो, एक का 2 बनाना हो, 2 में से छोटा छोटा एरिया लेकर के उसको नया बनाना हो, ये सब कुछ आर्टिकल 3 के अंडर में आएगा। ये सब कुछ आर्टिकल 3 के अंडर में आएगा। रवि बाबू का एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि जीता गया क्षेत्र को कहां रखेंगे? भैया रवि, जीता गया क्षेत्र को कहां रखना है? क्या उसे नए राज्य को स्वीकार करना है या उसे भारत के एक स्टेट के रूप में स्थापित करना है? शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यानी कि ये सब संसद डिसाइड करेगी दोस्त। ठीक है ना? ऑलराइट एवरीवन। तो गाइस इसमें आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4, इसमें से आर्टिकल 1 कहता है कि हमारे देश का कैसा ढांचा तैयार हुआ है, हमारा देश एग्जैक्टली है क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसकी कैसी है। तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स इंडिया है, दैट इज भारत, दैट इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है ना? अब दूसरी चीज आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 क्या कहते हैं? आर्टिकल 2 कहता है कि भाई कोई सा भी नया एरिया हो या कोई सा भी नया स्टेट स्टैब्लिश करना हो वो आपको आर्टिकल 2 के अंदर में हो जाएगा।
आर्टिकल 3 कहता है कि पहले से बना बनाया कोई स्टेट है, बना बनाया स्टेट है, तो फिर उसके साथ कैसे चेंजेस करने हैं। अरे बहुत बढ़िया है, रवि जी कराची की बात है ना, रवि जी कराची की ही बात कर रहे होंगे, पक्की बात है। वैसे कराची में लेकर के हम करेंगे क्या है, बस वो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो इलाका है और थोड़ा सा उनका उस साइड वाला वो जो स्वात वैली वाला इलाका है, ठीक है ना, वो आ जाए तो फिर मजा आ जाए, क्योंकि वहां पर देखो आप, है ना, मतलब बहुत बढ़िया चीज है घूमने फिरने। बिल्कुल सही कहा प्रियांक, है ना, कराची से अच्छा लाहौर है। जिन लाहौर नहीं वेख्या हुन वेख्या ही नहीं है, या जिन लाहौर नहीं वेख्या हुन जन्मया ही नहीं, समझ गया। ये कहावत कही गई पंजाबियों में कि जिन्होंने दुनिया में लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, है ना, वो पैदा ही नहीं हुआ। तो अब इतना खूबसूरत कुछ तो बात होगी भाई लाहौर, ठीक है ना। अब आगे बढ़े दोस्तों, यहां से असली खेल शुरू हो जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुनने की बस सारी की सारी कला जो है वो सुनने की है। लिखा हुआ तो देखो यार, नोट्स में भी लिखा हुआ है, किताब में भी लिखा हुआ है, आप सबके सब इतने होशियार हैं कि आप अपने आप पढ़ करके खुद ही जान सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको गहराई पता चलनी चाहिए चीजों की, है ना, तब तो जाकर के आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे। तो देखो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 ये क्या कर रहे हैं। आर्टिकल 2 किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर रहा है। ध्यान से सुनना, भारत में शामिल करता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, इंटरनल रीअरेंजमेंट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं जरा, अगर मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं, आप सबके सब स्मार्ट बच्चे हैं, जवाब दीजिएगा कि बेटे अगर मैं किसी नए इलाके को देश में शामिल करता हूं तो उससे हमारे देश के पॉलिटिक्स में क्या क्या, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि भैया एक नया विधानसभा ऐड करना पड़ेगा अगर राज्य बनाया तो, अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो एक नया उपराज्यपाल या एक नया प्रशासक का पद तैयार करना पड़ेगा, है कि नहीं। इस तरीके के क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो आप सब ये जानते ही होंगे कि जब नया इलाका आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ लोग भी तो आएंगे। अब लोग आएंगे तो उनको वोटिंग के राइट्स भी आएंगे, वोटिंग के राइट्स आएंगे, साथ के साथ उनको नागरिकता मिलेगी, तो नागरिकता के प्रावधानों में भी कुछ परिवर्तन आ सकेगा। वोटिंग के राइट्स भी हैं उनके पास, नागरिकता भी है उनके पास, तो जाहिर सी बात है कि अब उनको रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, उनको प्रतिनिधित्व तो चाहिए ना भाई पॉलिटिक्स में। अब उनके लिए लोकसभा का सीट, विधानसभा का सीट, ये सब भी बनाना पड़ेगा। और आप तो जानते ही हो कि जब लोकसभा का सीट और विधानसभा का सीट बढ़ेगा तो संविधान संशोधन तो लगता ही लगता है कि नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी नए क्षेत्र को शामिल किया और उनसे उस शामिल करने से किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है, किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। या फिर आर्टिकल 3 में जब किसी राज्य का इंटरनल रीएडजस्टमेंट किया तो उससे सिर्फ और सिर्फ राज्य बदले, राज्यों के नाम बदले, राज्यों का बंटवारा हुआ, ठीक है ना, और कोई बदलाव नहीं हुआ, तो दोस्तों ऐसे किसी भी बदलाव को हम संविधान संशोधन का दर्जा नहीं देंगे, ऐसा आर्टिकल 4 कहता है। मान के चलिए कि भारत सरकार ने गोवा को अपने कब्जे में कर लिया, सपोज। अब गोवा को अपने कब्जे में कर लिया भारत सरकार ने, लेकिन एकदम छोटा छोड़ रखा है गोवा को, ना तो राज्य बना रहे, ना तो केंद्र शासित प्रदेश बना रहे, ना तो वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर बिठा रहे, ना तो वहां पर कुछ कर रहे हैं। सिर्फ सेना और पुलिस पड़ी हुई है, अपना जैसे हैंडल करना वैसे हैंडल कर रही है, कोई टेंशन, कोई चिक चिक नहीं। तो दोस्तों
गोवा को भारत में शामिल कैसे किया? आर्टिकल 2 के उपयोग से किया, ठीक है ना। और क्या इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी? कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसी गोवा को, अगर उसी गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया और उसी गोवा के लिए 20-25 राज्यसभा, 20-25 विधानसभा की सीटें जो है वो बना के दे दी, है ना, 2 लोकसभा की सीटें जो है वो डिक्लेयर कर दी उसी गोवा के लिए, है कि नहीं। उसी गोवा के राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां प्रदान कर दी कि भैया यहां पर जितने भी एंग्लो इंडियंस या पोर्चुगीज मूल के लोग रहते होंगे उनके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए, है कि नहीं, विशेष प्रावधान होना चाहिए। तो भैया ये सब बातें, जितना भी एक्स्ट्रा प्रबंध किया जा रहा है, आप सोच के बताइए, क्या विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने से देश में राष्ट्रपति चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने से क्या देश में बहुमत के आंकड़े पर असर नहीं पड़ेगा? राष्ट्रपति चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा या उपराष्ट्रपति चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना भाई, जाहिर सी बात है पड़ेगा। तो जहां पर, अब ध्यान से सुनिएगा प्रियांक जी, आपके सवाल का यही जो है आंसर है कि जहां पर किसी भी प्रकार के नए राज्य को शामिल करने से किसी भी प्रकार के अन्य प्रभाव किसी अन्य भाग पर संविधान के अगर पड़ते हैं तो संविधान संशोधन माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? किसी नए राज्य को हमने शामिल कर लिया और हमने उसके लिए कोई विधायक ही नहीं तैयार किया, हमने उसके लिए कोई एमएलए का सीट ही नहीं बनाया, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना बॉस। 1 एमएलए, 4 एमएलए, 10 एमएलए, 50 एमएलए, कुछ तो दोगे यार। 1 एमपी, 2 एमपी तो दोगे भाई, वहां पे पब्लिक नहीं रहती क्या? रहती है ना, तो उनके साथ क्यों अत्याचार? तो इसका मतलब ये कहने की बात है, ये कहने की बात है कि आर्टिकल 4 कहता है कि नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना या मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन या नाम परिवर्तन या सीमा परिवर्तन के लिए जो कुछ भी कानून बनेगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। पर हम लोग देखेंगे कि ये कहने की बात है और प्रैक्टिकली कितने सारे संविधान संशोधन सिर्फ इसलिए किए गए जिसके तहत नए राज्यों को शामिल किया जा सके, जिसके तहत पुराने राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि आपने 35वां और 36वां संविधान संशोधन, 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अब से मैं जब सीएए कहूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलूंगा, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों सिक्किम को नए सहराज्य के रूप में शामिल किया गया 1974, और 36वां सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि यहां पर सिक्किम एक ऐसा राज्य था जो बाहरी था, उसको भारत में शामिल किया गया, तब भी संशोधन किया गया, भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तब भी संशोधन किया गया। क्यों किया गया भैया? क्योंकि देख लो ना आप, सिर्फ शामिल करने की बात नहीं हुई थी ना, यहां पर विशेष रूप से एक नया चीज बनाया गया कि सहराज्य, ऐसा कोई तो होता ही नहीं था, सिक्किम के लिए अलग से बनाया गया। तो इसका मतलब यहां पर नया कुछ ऐड किया, यानी कि संविधान संशोधन होगा, ठीक है, संविधान संशोधन होगा। ऑलराइट, बात क्लियर हुई ना सभी लोगों को? गॉट इट एवरीवन? तो यहां पर संविधान संशोधन कब होगा कब नहीं होगा, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। ऑलराइट एवरीबॉडी,
अब अगर देखें तो दोस्तों संविधान संशोधन तो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नया राज्य बनाने की प्रक्रिया क्या होती है जिसके तहत आर्टिकल 3 के बदलावों को संविधान संशोधन का दर्जा नहीं दिया जाता, राइट। तो इसमें आप समझिएगा कि कोई भी कोई भी नए राज्य की स्थापना हो, ठीक है ना, या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग राज्य का जो है वो रीअरेंजमेंट करना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसे होगा इसमें कैसे होगा, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है, राइट, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है उनकी पूर्वानुमति से लोकसभा या राज्यसभा में, राइट, लोकसभा या राज्यसभा में क्या होता है दोस्तों, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ओके, जिसमें राज्य की स्थापना की बात की जाती है या विभाजन की बात की जाती है, ठीक है ना, विभाजन की बात की जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि राज्य की स्थापना या राज्य की विभाजन या उसका इलाका कम करना या उसका नाम बदलना या उसका कोई भी ऐसा बदलाव करना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। कैसे होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से इस आशय का एक प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों, संसद में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसके पहले संबंधित राज्य को सूचित कर दिया जाता है, कि भैया हमने डिसाइड किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करके हम उसमें हरित प्रदेश बनाएंगे, पूर्वांचल बनाएंगे, और बताओ, ठीक है ना। अब यूपी को यह बता दिया जाएगा, क्या अब सवाल कैसे पूछता है परीक्षा में, एग्जाम में पूछता है that during the establishment or during the partition of the existing state in India, the state assemblies or the state legislatures are required to give their nod or to give their assent to the proposal of the creation of the new state, ठीक है ना। यानी नए राज्यों की स्थापना के दौरान संबंधित राज्य के विधान मंडल के द्वारा इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान करने का समय कितना है। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शंस रहे, सपोज 1 महीना 3 महीना 6 महीना या कोई फिक्स टाइम नहीं, तो दोस्तों आप मुझे क्या जवाब देंगे इन 4 ऑप्शंस में से, जरा मुझे बताइएगा 10 सेकंड के अंदर कि नए राज्य की स्थापना के समय, ठीक है ना, जब संबंधित राज्य के पास इस आशय का प्रस्ताव आता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कि आपके राज्य का विभाजन किया जा रहा है, तो उस पर अपनी सहमति प्रदान करने के लिए कितना समय रहता है उस राज्य के पास। हाँ जी, आंसर चाहिए मुझे इस प्रश्न के ऊपर, और आपकी स्क्रीन पर पोल स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 50% बच्चे जानते हैं सच्चाई क्या है कि भैया कोई समय नहीं, नो टाइम बाउंडेशन, और मत दें, दे शुड एग्री और दे शुड नॉट एग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट ना। मतलब राज्यों के पास सोचो अपने खुद के नामकरण के लिए, अपने खुद के विभाजन के लिए कोई अधिकार नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली तो पूछा जाता है, लेकिन थियोरेटिकली अगर कल को संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके पश्चिम प्रदेश कर दे, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर पाएगा इस बारे में, करेक्ट। कल को अगर सरकार चाहे तो इसको महाराष्ट्र को बदल करके इसको महाजनपद कर दे, कुछ नहीं कर सकता कोई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि वास्तव में एक्चुअल जो पावर का एलोकेशन है वो कहां है, ठीक है, वो कहां है। सॉरी। तो गाइस आई थिंक कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।
है ना, कि आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। नए राज्यों की स्थापना कैसे होती है ये आप जानते हैं, कैसे होती है नए राज्यों की स्थापना, आर्टिकल 2 के अंतर्गत होती है, ठीक है ना, आर्टिकल 2 के अंतर्गत होती है। कौन करता है, संसद करेगी नए राज्यों की स्थापना, ठीक है, संसद करेगी, ऑलराइट ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 3 और 4 तो खैर पता ही होंगे, मतलब 3 में मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स का रीएडजस्टमेंट, और 4 में जो है वो इन दोनों को 2 और 3 के अंदर में ऐसा कोई बदलाव जिससे कि सिर्फ और सिर्फ राज्य बस जोड़े गए हैं, इलाके नए जोड़े गए हैं, तो नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, क्लियर है सभी लोगों को। अब दोस्तों जरा सा हम लोग देखते हैं कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन की क्या हिस्टोरिकल स्टोरी रही है। ऑलराइट, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में राज्यों का जो गठन कहिए, पुनर्गठन कहिए, जो भी कहिए, आजादी के पहले से ही ये बातें चल रही थी। ये जो लिखा हुआ है इसको आप देख लीजिएगा, बाकी जो मैं बता रहा हूं वो ज्यादा जरूरी है, उसको ध्यान से सुनिए। आजादी के पहले से ही बातें चल रही थी दोस्तों, और 1920 के अधिवेशन में, बल्कि उसके पहले दोस्तों 1916 के होम रूल लीग आंदोलन में, 1916 के होम रूल लीग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जो है, ये ऐसे शुरुआती नेता होते हैं दोस्तों जिन्होंने इस तरीके की डिमांड रखी थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, है कि नहीं। ये डिमांड दोस्तों 1916 के होम रूल लीग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी, और वही डिमांड जो है उनकी मृत्यु के बाद 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में नागपुर में विशेष अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी, वहां पर है ना, वहां पर दोस्तों विशेष अधिवेशन जब हुआ था, राइट, विशेष अधिवेशन हुआ था, तो वहां पर चितरंजन दास अध्यक्ष थे, और गांधी जी की अध्यक्षता में बनाई गई एक विशेष समिति के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखा गया था दोस्तों, जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत दोस्तों लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज, बात समझ में आ रही है, यानी कि भाषाई प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आप इसको समझ सकते हैं कि एक तरीके से भारत के आम जनता के, जो कांग्रेस के आम फॉलोअर्स थे, जो आम कार्यकर्ता थे, उनके लिए ये एक बड़ा पुराना सपना था कि हमारा खुद का अपना राज्य बनेगा, खुद का अपना राज्य बनेगा। और दोस्तों जब आजादी मिल गई तो यही सपना जाहिर सी बात है जोर मारने लग गया, जिसको देखो वही अपना राज्य डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में संविधान सभा के अंतर्गत क्या किया गया, एक भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की गई, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ऑल्सो कॉल्ड एज द धर कमीशन या धर आयोग। सॉरी दोस्तों, धर कमीशन जो है दरअसल में इसमें एसके धर, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल जैसे 3 बड़े विद्वान और अच्छे संविधानविद हुआ करते थे। ये तीनों लोग इसमें शामिल थे दोस्तों, और इनका ये कहना था कि देखो कोई जरूरत नहीं है भाषा के आधार पर, अभी हमारा देश धर्म के आधार पर बंटा है और भी भाषा के आधार पर कर देंगे, फिर से बंटवारा हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, अच्छी सड़कें बनाओ और सब मिला जुला के बनाओ, ठीक है ना। और यहाँ पर अच्छी सड़कों का मतलब क्या है दोस्तों, अच्छी सड़कों का मतलब ये है बेसिकली कि, है ना, यहाँ पर जो विकास कार्य है
उनको प्रायोरिटी दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको प्रायोरिटी दिया जाए, बजाय कि भाषा और है ना इन सब चीजों को। ये कहना था इनका। और पब्लिक लेकिन इनसे सहमत नहीं थी दोस्त, पब्लिक इनसे सहमत नहीं थी। बीच में कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी तौर पर एक समिति बनाई जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू, है ना, गृह मंत्री सरदार पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पट्टाभी सीतारमैया जो हैं, ये सभी शामिल थे। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, उस समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया? अरे नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस के जैसा यहां पर नहीं होगा, हम राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। फिर से मना कर दिया, फिर से मना कर दिया, है ना, दूसरी बार। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है वो चीज कांग्रेस ने या तत्कालीन सरकार ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। दोस्तों होता क्या है देखिएगा ध्यान से, तो आपने एक अभी मैंने बताया था ना कि भाई कांग्रेस के नेताओं का इस तरीके से शुरुआत में, है ना, शुरुआत में इस तरीके से बिलीफ था कि भाई हमें अपना भाषा के आधार पर राज्य जो है मिल जाएगा, है ना, राज्य जो है वो मिल जाएगा, पर ऐसा हो नहीं रहा था, ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के लोगों ने इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया। अब आंध्र प्रदेश कौन है भैया? वहां पर उस दौर में दोस्तों कोई भी आंध्र प्रदेश नाम का राज्य ही नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ मद्रास नाम का राज्य होता था। क्या होता था? मद्रास नाम का राज्य होता था। उसी मद्रास राज्य में दोस्तों, उसी मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी इलाके जो थे, ठीक है, तेलुगु भाषी इलाके जो थे, उनके नेता जो है, जिनका नाम था पोट्टाई श्रीरामुलु, राइट, पोट्टाई श्रीरामुलु। ओके, तो ये जो है कांग्रेस के बड़े विशिष्ट और बड़े वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। और दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू कर दी भूख हड़ताल। क्या शुरू कर दी? भूख हड़ताल शुरू कर दी। और बड़ी कठिन कंडीशंस थी दोस्तों, 56 दिन तक, कितने? 56 डेज तक ये आदमी बिना खाना खाए भूखे प्यासे रह करके इन्होंने सचमुच अपनी जान दे दी यार। मतलब ये एक बड़ा विचित्र विडंबना हो गई कि जो कांग्रेस का नेता देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ जो तेवर दिखा रहा था, उसे अपनी ही देश की जनता की चुनी हुई सरकार के सामने अपनी जान गंवानी पड़ी। ठीक है ना, सरकार, केंद्र सरकार, मतलब उसके हाथ पैर फूल गए, तुरंत हरकत में आती है। और दोस्तों जस्टिस फजल अली के नेतृत्व में कमीशन बिठाया जाता है, जिसमें कि जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू रहते हैं। और इन्होंने फाइनली जाकर के, देखो यही होता है भारत में, क्या होता है, यही होता है भारत में, दुनिया में कहीं भी यही होता है कि आप कितने भी डिजर्विंग हो, कितने भी प्यार से बोलो, कितना भी कुछ करो, कोई नहीं सुनेगा। एक बार आपने उनको दहशत में डाल दिया, डरा दिया, सब दौड़ते हुए आपकी बात सुनेंगे, दौड़ते हुए। तो ये कंडीशन जो है ये हुई। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद दोस्तों जस्टिस फजल अली कमीशन जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उन्होंने कहा सॉरी गाइस, थोड़ा गला एक्चुअल में खराब है, तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य तो हम बना देंगे, कोई डाउट नहीं है, नो दिक्कत, बना देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक भाषा और एक राज्य, ये सब नहीं चलेगा। अब ये जो चीज है ना, अब यहां पर देखो, न आपकी न मेरी, है ना, न आपकी न मेरी, बीच में कहीं पर तो अलग भाषा के आधार पर अलग राज्य मांगने वाले कह रहे थे कि जितनी भाषा उतने राज्य। सरकार का पहले का क्या रुख था? सरकार का रुख था कि नहीं, कोई राज्य नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर राज्य। इन्होंने थोड़ा बीच का रास्ता निकाला कि चलो ठीक है, मतलब एक राज्य में कम से कम 2 भाषाएं तो चलनी ही चाहिए, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इस प्रकार से इन लोगों ने राज्य बना दिया, इस प्रकार से राज्यों को बनाने की इन्होंने संस्तुति दे दी। शुरुआत में कैसा था भैया, देख लो जरा, शुरुआत में कैसा था
है ना। यहां पर आप देख सकते हैं ना, ये देखो विंध्य का इलाका है, ये देखो ये आपका सेंट्रल प्रोविंसेस का इलाका है, ये मध्य भारत का इलाका है, ठीक है ना। ये आपका जो है भोपाल का प्रिंसली स्टेट था, कच्छ का प्रिंसली स्टेट था, मैसूर का प्रिंसली स्टेट था, ये पूरा बॉम्बे का इलाका है, उड़ीसा का, बिहार का पूरा इलाका है, उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका है। ये सब जो है ना, छिटपुट टूटे फूटे जितने भी हैं, ये सब मिल करके क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सब मिल करके कहलाते हैं पंजाब। रेड वाला पंजाब है, और येलो वाला क्या कहलाता है, येलो वाला कहलाता था दोस्तों पेप्सू। क्या कहलाता था, पेप्सू, यानी कि पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू, ठीक है ना। यानी कि पूर्वी पंजाब के छोटे छोटे रियासतों का समूह जो है वो पेप्सू कहलाता था। क्या कहलाता था, पेप्सू, ठीक है। और ऊपर देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर है, राजस्थान का पूरा इलाका है, उसमें अजमेर का इलाका अलग से है थोड़ा सा। यहां पर आप देख रहे थे पूरा इलाका आसाम है, सिक्किम है ही नहीं, सिक्किम है ही नहीं, और मणिपुर अलग और त्रिपुरा अलग, छोटे छोटे इलाके। कुल मिलाकर के दोस्तों अब आइए जानते हैं कि हमारे संविधान में आजादी के समय क्या प्रावधान दिए गए थे राज्यों के संबंध में, और उसके बाद जब रीअरेंजमेंट किया गया तो कैसे किया गया। ऑलराइट, तो दोस्तों संविधान में भाग 6 है ना, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9, ठीक है ना। इन सभी में दोस्तों क्या दिया हुआ था मालूम है, इन सभी में दिया हुआ था, इन सभी में दिया हुआ था राज्यों का अलग अलग ग्रुप, राज्यों का अलग अलग ग्रुप, ठीक है। पार्ट ए में दोस्तों एक्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे। क्या थे, एक्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है ना। और पार्ट बी में क्या थे दोस्तों, यहां पर थे एक्स लार्ज प्रिंसली स्टेट्स, ओके, लार्ज प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी में क्या है, एक्स चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स, राइट। बात समझ में आई सभी को। यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय इलाके थे वो अलग, और जो रजवाड़े थे बड़े वाले वो अलग, जो छोटे वाले रजवाड़े थे या मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे वो अलग, ठीक है। एक पार्ट डी जो है दोस्तों वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का था, लक्षद्वीप का अता पता नहीं था, ठीक है। लेकिन दोस्तों फजल अली कमीशन, कौन सा कमीशन, फजल अली कमीशन के संस्तुति के आधार पर, संस्तुति के आधार पर, ओके, फजल अली कमीशन के संस्तुति के आधार पर दोस्तों क्या किया गया, देश को 14 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में कैटेगराइज कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखा गया था फजल अली कमीशन की रिपोर्ट में, जो है कि यहां पर है ना, यहां पर जो भी कुछ विशेष राज्यों के लिए किया जा सकता है वो किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके लिए दोस्तों विशिष्ट प्रभाव डालने के लिए इसमें राज्य पुनर्गठन, राइट, पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है ना, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 जो है दोस्तों ये लाया गया, किसके साथ, 7वें संविधान संशोधन के साथ इसको भी ऐड किया गया, तब जाकर के इकट्ठा इतने सारे राज्यों का निर्माण हुआ। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से, एक सवाल मेरा बहुत छोटा सा सवाल है और मैं बड़ी ही उम्मीद से पूछ रहा हूं कि आप सब इसका जवाब देंगे। जब अंदरूनी राज्यों को रीएडजस्ट करना था, नाम बदलना था, कैटेगरी बदलनी थी, तो संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा यार, बताना जरा मुझे।
संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा जब ये सब कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ नाम मतलब यहाँ इस अलमारी से हटा करके उस अलमारी में अरेंज करना था। एक तरीके से आप समझिए, इस अलमारी से हटा करके इस अलमारी में संविधान संशोधन क्यों, वाई क्यों लगा संविधान संशोधन वहां पर, बताइएगा मुझे, इसका जवाब दीजिए। बहुत बहुत मजेदार प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन। एनीबडी, भैया ट्राई कर लो यार, आंसर दे दो फटाफट से। व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन एवरीबडी, जल्दी बताएं। देखो नहीं आ रहा जवाब समझ में, पता नहीं। रवि जी यार आप तो यार ब्रिलियंट बच्चे हो, आप इसे पता नहीं कैसे बोल रहे हो, बताओ कैसे। आप देखो इसको चलो मैं मिटा देता हूं, मैं ये सब हटा देता हूं, ठीक है ना, कचरा साफ कर दिया मैंने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, प्रभा जी वो तो एक अधिनियम हो गया ना बेटा, अधिनियम मतलब कानून होता है संसद में। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि संविधान संशोधन क्यों किया गया, जबकि ये राज्य पहले से ही मौजूद थे, सिर्फ इनको रीअरेंज ही तो किया गया है, रीअरेंज ही तो किया गया है। कंसोलिडेशन हुआ था तो विकास जी कंसोलिडेशन के लिए तो मना नहीं किया, कंसोलिडेशन तो एक तरीके का रीअरेंजमेंट ही हो गया ना भैया, रीअरेंजमेंट ही तो हो गया। भाषा के आधार पर था इसलिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था दोस्त। भाषा के आधार पर हो, चाहे कलर के आधार पर हो, चाहे किसी और चीज के आधार पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, चाहे जैसे डिवाइड करें। चलो अच्छा ठीक है, ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते हैं, आंसर दे देते हैं आपको। देखो जरा एक बात समझो, संविधान ने कहा था ना, मैंने कहा था कि राज्य के अस्तित्व के अलावा किसी और फीचर के ऊपर अगर असर पड़ेगा तो संशोधन होगा। जरा मुझे एक बात बताइए कि पार्ट 6 में पहले क्या दिया हुआ है, इसका विषय क्या है, इसका विषय है भाग क के समस्त राज्य। और आप तो जान लीजिए इतना जान लीजिए कि संविधान के लिखे हुए सामग्री में अगर 4 लाइनें भी इधर उधर करनी पड़ी, एक मात्रा एक शब्द में ऐड करना पड़ा, संविधान संशोधन लागू माना जाएगा। इतना सिंपल है ये बात। तो अब पार्ट 6 में आज की तारीख में क्या है दोस्तों, स्टेट एंड इट्स फंक्शंस, ठीक है ना, या सिर्फ अगर हम कहें तो सिर्फ स्टेट्स, राज्य। आज की तारीख में हमें पार्ट 6 में क्या मिलता है, राज्य मिलता है। पहले क्या मिलता था, स्टेट्स इन पार्ट ए। पार्ट 7 में क्या मिलता है दोस्तों आज की तारीख में, पार्ट 7 में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता कुछ भी, क्योंकि इन सभी को उठा करके इधर कर दिया गया और सबको मिला करके स्टेट बना दिया गया, ये वाला हिस्सा पूरा खाली हो गया। तो भैया मेरे, जब हम एक पूरे के पूरे पार्ट 7 को जब हम लोग उसे नल एंड वॉइड बना दे रहे हैं, नल एंड वॉइड बना दिया हमने, तो क्या हमें संविधान संशोधन नहीं लगेगा? खुद सोचो यार, क्या हमने संविधान के एक पार्ट को पूरा का पूरा डिलीट मार दिया, हमें संविधान संशोधन नहीं लगेगा क्या? अवश्य लगेगा। और दूसरी बड़ी बात, यहां पर पार्ट सी के राज्य दिया हुआ है, पार्ट सी के राज्य दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, पार्ट सी के राज्य। पर अब क्या दिया हुआ है, इधर देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है इन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये वाला तो शब्द ही नहीं था, ये वाला तो शब्द ही नहीं था संविधान के अंदर। तो भला जब संविधान के अंदर आपने एक नया वर्ड जो है वो ठूंस दिया, एक नया कैटेगरी बना के दे दिया, संशोधन तो लगेगा, संशोधन तो लगेगा, है ना। और पार्ट डी पूरा का पूरा गायब कर दिया, इसको उठा करके यहां कर दिया, यूनियन टेरिटरी में डाल दिया और ये पूरा गायब हो गया, है ना। तो जहां देखो कितने सारे बदलाव हो गए, जहां पहले ए बी सी डी 4 अलग अलग प्रकार के राज्य हैं, वही यहां पर सिर्फ राज्य हैं। जहां पहले पर जो है पार्ट 7 में बड़े प्रिंसली स्टेट थे, यहां पार्ट 7 खाली पड़ा है। पार्ट 8 में छोटे प्रिंसली स्टेट थे और सीसी के मतलब प्रोविंसेस थे, यहां पर पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी पड़ी हुई।
यूनियन टेरिटरी नया शब्द है, उसको इंसर्ट करना तो संविधान संशोधन लगेगा, ठीक है ना। अंडमान निकोबार के साथ साथ जो है कई और भी राज्यों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, अपने आप में बदलाव, तो यहां पर भी संविधान संशोधन लगेगा, संविधान संशोधन लगेगा। करेक्ट एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है अलग अलग अरेंजमेंट्स किए गए थे। अब जरा एक के बाद एक हम लोगों को जान लेना चाहिए कि कब कब कौन कौन से राज्यों का गठन किया गया। और दोस्तों ये भी जान लीजिएगा कि अलग अलग राज्यों के गठन जो है किए गए हैं, तो कुछ कुछ राज्यों के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी है, कुछ कुछ राज्यों के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसा क्यों भला? तो जाहिर सी बात है कि ऐसा इसलिए कि भैया देखो, जिस राज्य को बनाने के लिए संविधान में कुछ नया ऐड करना पड़ा, कुछ डिलीट करना पड़ा, कुछ और ऐसे हिस्से में प्रभाव पड़ा जिसका राज्यों से कोई संबंध नहीं है सच, तो भैया डेफिनेटली संविधान संशोधन की जरूरत तो पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर दोस्तों एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, फटाफट से देखिएगा जरा। इधर देखो बेटे, ये जो है बॉम्बे का है ना, ये जो है बॉम्बे का प्रांत था, पूरा का पूरा बॉम्बई प्रांत है ना, बॉम्बई प्रांत। ये जो है कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके हुआ करते थे। इन सभी को मिला करके दोस्तों बंबई का प्रांत जब बनाया गया, उसको 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों में उसे बांटा गया, है ना। तो पहले क्या था, बॉम्बे प्रांत था भैया, बॉम्बे प्रांत था, बाद में उसे महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 राज्यों में बांटा गया 1 मई 1960 को। अब गुजरात के और महाराष्ट्र के बंटवारे से ऐसे कई सारे इलाके जो हैं वो आए होंगे नजर में, जिसके लिए वहां के राज्यपाल को विशेष शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ी होगी, ठीक है, ऑलराइट। जिसके लिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 371 का सब्सटेंस जो है, यानी उसके अंदर का जो मसाला था वो बदल दिया गया, जो उसके अंदर लिखा गया था वो बदल दिया गया था। अब जब आप खुद सोचो, काम यहां पर चल रहा है आर्टिकल 2-3 के अंडर में, आर्टिकल 3 के अंडर में, पर असर पड़ रहा है आर्टिकल 371 पे। अब आर्टिकल 4 ये थोड़ी बोलता है, आर्टिकल 4 ये थोड़ी बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अलावा भी कहीं पर अगर बदलाव हुआ तो भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऑब्वियसली माना जाएगा। तो गुजरात का गठन जो है दोस्तों भारत के 15वें राज्य के तौर पर जब किया गया, ठीक है ना, तो दोस्तों उसके लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, पड़ेगी। गॉट इट। लेकिन ध्यान रखेंगे ये भी चीज का कि वो संशोधन 371 में आएगा, 371 में, राज्य के लिए नहीं काउंट होगा वो, है ना। कंफ्यूजन अगर लग रहा हो तो इसको हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, इस चीज को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना और डिटेल्स, तब ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। बाकी कंफ्यूजन जैसे इसमें कोई बात होनी नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सिंपल है कि 371 में कोई भी बदलाव अगर होगा तो वो एक संशोधन माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें 1963 में नागालैंड का गठन किया गया दोस्तों। क्या गठन किया गया? नागालैंड का गठन किया गया, ठीक है ना। 1963 में नागालैंड का गठन किया गया। आर्टिकल 371A, इसके लिए विशेष प्रावधान जो है नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत पड़ी ना भैया। क्या प्रावधान की? देखो भैया, नागालैंड के लोगों को संसद के बनाए ऐसे किसी भी कानून को मानने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो कानून उनके रीति रिवाजों में, है ना, उनकी कर्मकांडों में, परंपराओं में जो है हस्तक्षेप करता हुआ नजर आएगा, या उनके जनजातीय जीवन प्रवृत्ति को, जीवन शैली को
परिवर्तित करने की कोशिश करेगा तो ये तो विशेष अधिकार हो गया। और विशेष अधिकार ये राज्य के गठन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो कुछ अलग ही मुद्दा है। तो वहां पर संविधान संशोधन लगेगा, संविधान संशोधन लगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों नागालैंड भारत का 16वां राज्य बन गया, नागालैंड, ठीक है ना, भारत का 16वां राज्य बन गया। ऑलराइट एवरीवन, अब अगर बात करें राइट भारत का 16वां राज्य बनने के बाद फिर जो है दोस्तों भारत का 17वां राज्य कौन बनता है, तो हरियाणा बनता है, हरियाणा बनता है, ठीक है ना। 1966 में 17वां राज्य बन गया हरियाणा, हरियाणा, ठीक है ना। अब जरा एक चीज अगर आपसे कहूं कि क्या हरियाणा के स्थापना के लिए, हरियाणा के स्थापना के लिए क्या कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी होगी क्या, मुझे बताइएगा। क्या कोई संविधान संशोधन की स्थापना जो है आवश्यकता पड़ी होगी क्या? हाँ जी, सोच समझ के बताइएगा। विकास बाबू का कहना है यस, बहुत बढ़िया। आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि अगर पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी होती तो क्यों पूछते वाला है? क्योंकि कायदे से देखा जाए, कायदे से देखा जाए तो भाई राज्य का रीअरेंजमेंट हुआ है ना, राज्य का रीअरेंजमेंट हुआ है। बट फिर भी मैं पूछ रहा हूं तो जाहिर सी बात है पढ़ी होगी। दोस्तों एग्जैक्टली संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी। कौन सा संविधान संशोधन था हरियाणा के लिए? हरियाणा के लिए दोस्तों 18वां संविधान संशोधन था, 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना, 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बात समझ में आई क्या दोस्तों? 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या था? हुआ क्या था इसमें कि संसद के पास दरअसल में किसी ऐसे नए राज्य या नए इलाके को बसाने की शक्ति उस वक्त तक नहीं हुआ करती थी जो कि किन्हीं दो राज्यों के अंदर के कॉमन हिस्सा, जिसके अंतर्गत दोस्तों चंडीगढ़ का जो शहर बनाया गया, हरियाणा राज्य जो बनाया गया, पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया। कुछ इलाके पंजाब के लिए गए, कुछ इलाके हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के लिए गए, कुछ इलाके जो है राजस्थान यूपी से लिए गए और इनको हरियाणा में बनाकर जोड़ जाड़ के हरियाणा बना दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है वो बंटवारे का सिस्टम था, लेकिन वो कपटने वाला ना, छोटा छोटा इधर उधर से लेकर के। और दूसरी बड़ी बात कि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है, वो पंजाब की राजधानी भी है, वो हरियाणा की भी राजधानी है। ऐसा सिस्टम तो कहीं पर था ही नहीं, तो इसके लिए भी एक अलग व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसके तहत 18वें या 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी लोगों को? 1966 में ये चीज हो गई है। ऑलराइट, अब दोस्तों ध्यान रखिएगा एक चीज का, 19, 20 और 21, कौन कौन से? 19, 20 और 21। अब इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जितने भी तत्कालीन दौर में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, है ना, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे दोस्तों, वो सब के सब ज्यादातर जो है जो आजकल के राज्य हो गए हैं, ज्यादातर जो है वो आज के राज्य हो गए हैं, ठीक है ना। तो वो स्टेट्स जो हैं भारत के प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उस दौर में 19वां, 20वां और 21वां, ठीक है ना, 19वां, 20वां और 21वां। कौन कौन से राज्य बनाए गए दोस्तों? तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है ना, कि हिमाचल प्रदेश था, राइट, कौन सा था आपका? हिमाचल प्रदेश था। और राइट, उसके बाद फिर हिमाचल के अलावा जो है आपके मेरे ख्याल से मेघालय का स्टेट था, ठीक है ना, और मणिपुर का स्टेट था, ठीक है ना। उसके अलावा अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको एक चीज और नजर आएगी, 19, 20, 21 के बाद जब 22वां राज्य आता है तो सिक्किम बनता है भारत का 22वां राज्य,
सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्या हमें ये सारे के सारे ईयर्स को याद रखना है क्या? तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ईयर्स को कई बार जो है ना ध्यान इसलिए भी रखना, कई बार से पूछ भी लेता है इनफैक्ट, कई बार इसलिए पूछ भी लेता है इनफैक्ट कि कौन कौन से जो है स्टेट का कब कब निर्माण हुआ, किस तरीके से हुआ। तो ऐसा सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है? एनीवेज, तो गाइस 22वें के बाद फिर धीरे धीरे इजी होने लग जाता है, क्योंकि 23, 24, 25 मतलब कि मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 23, 24 और 25। ठीक है ना? कब बने दोस्तों? तो 1987 में राज्य का दर्जा इनको मिल जाता है। मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, इन सभी को राज्य का दर्जा 1987 में प्राप्त हुआ। और उसके बाद सीधा सन 2000 में ये राज्य ना 22, 23, 24, 25 हो गए, 26, 27, 28 यानी कि छत्तीसगढ़ है ना, उत्तराखंड और झारखंड, ये आपके 26, 27, 28 राज्य जो है वो बन गए सन 2000 में। ठीक है ना? 1 नवंबर, 8 नवंबर और 15 नवंबर। फिर जो है आपका 2014 में दोस्तों 29वां राज्य बनता है आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो है 29वां राज्य, 29th स्टेट बन जाता है दोस्तों जून में। ठीक है? उसके बाद आप सभी को पता होगा कि जब हम, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भाई 26, 27, 28, 29, ठीक है ना? 26 कौन सा? छत्तीसगढ़। कहां से टूटा? एमपी से। 27 कौन सा? उत्तराखंड या यूके। कहां से टूटा? यूपी से। 28 कौन सा? झारखंड। कहां से टूटा? बिहार से। 29 कौन सा? तेलंगाना। कहां से टूटा? आंध्र प्रदेश से। और ये तीनों दोस्तों सन 2000 के हैं और ये जो है 2014 का है। उसके बाद दोस्तों -1 हो गया। -1 मतलब कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर that was converted into the UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh, लद्दाख। ठीक है ना? तो राज्य कितने हो गए? राज्य हो गए 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी थी? पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? 7 + 2 = 9 UTs। ठीक है ना? 9। फिर उसके बाद ये कब हुआ दोस्तों? 2019 में, 19। फिर 2020 में क्या हुआ? 2020 में -1 हुआ। यूटी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली, इन सबको मर्ज कर दिया गया दोस्तों, मर्ज कर दिया गया। और वर्तमान में हमारे पास, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है? सभी लोगों को ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है ना? तो दोस्तों राज्य में एक बार फिर से इसको मैं आपको बता दूं ताकि कभी भी कोई भी पूछे तो डाउट आपके मन में नहीं आए। राज्य क्या होता है ना? केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? और एक परिक्षेत्र या टेरिटरी किसे कहते हैं? टेरिटरी किसे कहते हैं? तो देखो भैया, राज्य क्या होता है? राज्य वो होता है जिसे भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राजनीतिक भूभाग का वो हिस्सा माना जाता है जिसको राज्य का दर्जा प्राप्त है। भारत के राजनीतिक भूभाग का वो इकाई, वो हिस्सा जिसे राज्य का दर्जा प्राप्त है, वो है राज्य। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? भारत के भूभाग का वो इलाका, भारत के भूभाग का वो इलाका जिसको सीधा केंद्र सरकार के द्वारा क्या शासित और प्रशासित किया जाता है, वो इलाके हैं केंद्र शासित प्रदेश के इलाके।
और दोस्तों भारत के, है ना, भारत के जो है टेरिटरी, भारत का टेरिटरी या भारत का इलाका किसे कहा जाएगा? ऐसा कोई भी इलाका, ऐसा कोई भी इलाका जो संवैधानिक अथवा वैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीके से भारत का हिस्सा हो, भले ही वो भारत के मुख्य भूमि का पार्ट हो न हो, राज्य सत्ता का पार्ट हो न हो, केंद्र शासित प्रदेश का पार्ट हो या न हो। यानी कि विदेशों में कहीं पर भी अगर भारतीय दूतावास है दोस्तों, इंडियन एम्बेसीज जिसको कहते हैं, तो क्या उस दूतावास के बगीचे को भारत का टेरिटरी कहा जाएगा? हाँ जी सर, उस दूतावास के बगीचे को भारत की टेरिटरी कहा जाएगा। क्या अंटार्कटिका में, ठीक है ना, भारत ने कोई एक इलाका बना दिया, क्या वो भारत की टेरिटरी हो गया? भारत की टेरिटरी हो गया, ठीक है ना, भारत की टेरिटरी हो गया। लेकिन क्या वो भारत का स्टेट है? क्या वो भारत की पॉलिटिकल एंटिटी है? तो जवाब है कि नहीं, वो सिर्फ भारत का एक इलाका, एक क्षेत्र है, बस भारतीय, है ना, इलाका, बस इंडियन टेरिटरी। करेक्ट एवरीवन? तो अब आप जब ये वाला चैप्टर अटेंड कर लिए हैं आई थिंक, तो दोस्तों मन में आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप उसे पूछ सकते हैं। अगर सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई हैं तो आप मेरे इस सवाल का एक जवाब दीजिए कि भारत में नए राज्यों की स्थापना के तहत संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है और नए राज्यों की स्थापना से संविधान के अन्य भागों पर व्यापक असर नहीं होता है। ठीक है ना? अच्छा, दूतावास क्या होता है? तो रुद्रा जी का कहना है दूतावास क्या होता है भैया? अब जैसे कि देखो, राम जी के दूत थे, है ना, हनुमान जी। अब वो गए कहां पर? वो गए लंका में बैठने। अब लंका के राजा का ये फर्ज बनता था कि हनुमान जी को बैठने के लिए एक चेयर प्रदान करे। तो वैसे ही आजकल अगर भारत के पॉलिटिशियंस या डिप्लोमेट्स जो हैं वो दूसरे देशों में अपने देश के राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के जाते हैं, तो दूसरे देश के जो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हुसएवर, वहां की सरकारें इनको बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ऑफिस, टेबल, रहने के लिए घर, मकान, थोड़ा सा इलाका वगैरह सब प्रदान करते हैं। तो उसी क्षेत्र को, उसी प्रेमाइसिस को दूतावास कहा जाता है जहां पर राजदूत रहते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये प्रश्न है दोस्तों असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। असर्शन रीजन यानी कथन और, है ना, कथन और कारण वाला प्रश्न है। यूपी में बहुत पूछता है दोस्तों। और इसमें आपको बताना है, ऑप्शन ए कहता है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कहता है कि बोथ ए एंड आर आर correct, both A and R are correct, but R is not a true explanation. C कहता है
ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, और डी कहता है कि बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है ना? अब आपको मुझे बताना है कि इसमें से आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। एक बार सही सही से स्टेटमेंट पढ़ लो, बहुत ध्यान से पढ़ लो भैया। भारत में नए राज्यों की स्थापना के तहत संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। नए राज्यों की स्थापना से संविधान के अन्य भागों पर व्यापक असर नहीं होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही बैठ रहा है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है ना, और 15 सेकंड का समय रहेगा, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। प्रभा जी का कहना है पहला संविधान संशोधन क्या था। भैया प्रभा जी देखिए, पहला संविधान संशोधन में बहुत कुछ हुआ था उसमें, बट मेन जो चीज हुई थी वो हुआ था कि भाग 9 जो है वो ऐड किया गया था, पार्ट 9 ऐड किया गया था, जिसमें कि आपका ऐसे कह सकते हैं कि कानूनों को डालने का एक है ना सूची बनाया गया था। भाग 9 बोल रहा हूं, सॉरी यार, शेड्यूल 9, शेड्यूल सॉरी है ना, शेड्यूल 9। ओके, तो शेड्यूल 9 यानी कि अनुसूची 9वीं सूची ऐड की गई थी, जिसके तहत ऐसे कानून जिनको की चुनौती न दी जा सके उन कानूनों को शेड्यूल 9 में रख दिया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में जो है ऐसे प्रावधान जोड़े गए जहां पर कि कमजोर वर्गों के लिए सरकार अगर कोई विशेष प्रावधान बनाती है तो उसे समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये भी पहले संशोधन से ऐड किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, तो पहले संशोधन से जो है कुछ और भी चीजें ऐड की गई जैसे कि संसद के पास जो है वो राज्यों की परिमिति को डिसाइड करने, यानी राज्यों की जो है परिसीमन को डिसाइड करने का जो है पावर दिया गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 60% बच्चों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है, बहुत खुशी हुई मुझे देख करके। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओनली, राइट, डी इज द राइट आंसर। देखो, भारत में नए राज्यों की स्थापना के तहत संविधान संशोधन अगर आवश्यक नहीं होता तो इतने सारे जो ड्रामे अभी हम लोगों ने किए हैं पूरी 1.5 घंटे की क्लास में क्यों करते भला? चुपचाप बता के निकल जाता ना मैं कि 1 में ये दिया है, 2 में ये दिया है, 3 में ये दिया है, 4 में ये दिया है, खत्म, है ना, हो गया। और नए राज्यों की स्थापना से संविधान के अन्य भागों पर व्यापक असर नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं भैया? आर्टिकल नंबर 371 में 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतने सारे नए आर्टिकल्स जोड़ने पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ नए राज्यों की स्थापना के चक्कर में। कैसे असर नहीं पड़ता यार, है ना? असर तो पड़ता है। तो ये दोनों बातें गलत है। राइट आंसर डी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। और आज अगर देखें तो लगता है आज सभी को 100% समझ में आया है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, वेरी गुड। फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, ठीक है ना। टेक केयर गाइस, बाय बाय। और उम्मीद करता हूं कल तक मेरा गला एकदम ठीक हो जाएगा, वैसे लग तो नहीं रहा कि ठीक होगा क्योंकि और छिलता जा रहा है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।